गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैं आपको अपने जीएस पेपर 2 जो मैंने अपने आरटीआई से कॉपी मंगवाया था उसका मैं एनालिसिस करूंगा। ये 64th मैंने मंगवाया था जीएस पेपर 2 का। और यहाँ पर हम देखेंगे कि आयोग का मार्किंग का पैटर्न क्या होता है और मार्किंग वो लोग किस हिसाब से देते हैं और आप कहाँ पर सुधार करें ताकि आपको अधिक से अधिक मार्क्स आ पाएँ। ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो 67th की का तैयारी कर रहे हैं या उनका मेंस देने वाले हैं। 67 का मेंस देंगे जिनका होगा। इसके बाद उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है जो आपके वो जानना चाहते हैं कि आंसर को किस तरह से मूल्यांकन किया जाता है आयोग के द्वारा। और इसमें जो मेरे टोटल मार्क्स हैं वो 134 है। तो जो मार्किंग हुई थी 64th में पेपर 2 की, वो काफ़ी हार्ड हुई थी। मतलब जो इसका एवरेज मार्क था वो 130 से 140 ही था और बहुत सारे बच्चों के अच्छे स्कोर नहीं आए थे पेपर 2 में। तो उस हिसाब से बहुत ख़राब मार्किंग नहीं है ये। और अभी देखा जा रहा है, बीपीएससी का ट्रेंड देखा जा रहा है कि मार्किंग काफ़ी लो कर रही है बीपीएससी। इसीलिए कटअप भी देख रहे होइएगा आप कि काफ़ी कम जा रहा है। 64th में भी गया था जनरल का कटअप 435 रिटेन का, और जो 65th का जो रिजल्ट आया है इसमें भी जो रिटेन का कटअप है वो 432 गया है, जबकि इसके पहले 500 के अराउंड कटअप रहता था। तो इससे एक चीज़ क्लियर है कि अब मार्किंग का पैटर्न बीपीएससी बदला हुआ है और माइन्यूट चीज़ों को ध्यान रखता है, उसके हिसाब से वो नंबर देता है आपको। ठीक है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। और मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया कि आरटीआई से कॉपी कैसे मंगवाया जाता है। उसका मैंने वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और आपको अगर मंगवाना होगा या जिन्होंने 65th का मेंस दिया है और अपने मार्क्स से असंतुष्ट है या जानना चाहते हैं कि कहाँ सुधार करना है, तो वो अपना कॉपी मंगवा सकते हैं। मैंने पूरा प्रोसेस डाला हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, इससे पहले आप जो 64th का क्वेश्चन होगा पेपर 2 का अपने साथ रखिएगा ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल पाए कि किस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं वैसे क्वेश्चन पढ़ दूँगा। तो सबसे पहले मैंने जो लिखा था आंसर वो राज्यपाल वाला लिखा था। इसमें मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका को आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में क्या वह केवल एक कठपुतली है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। ये कठपुतली शब्द का जो यूज किया गया था इसलिए, और लास्ट में आयोग को क्लियरिफाई भी करना पड़ा कि ऐसा कुछ उसका मकसद था नहीं। तो ये काफ़ी विवादित था और बहुत से मतलब ये अफवाह फैलाया गया था कि इसका मार्किंग हुआ नहीं, इसको डिलीट किया गया है, बच्चों को मार्किंग नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं कि सब मार्किंग मिला हुआ है। ठीक है, सारे बच्चों को जिन्होंने लिखा है नंबर मिला है। किसी को कम ज़्यादा वो अलग चीज़ है, वो तो डिपेंड करता है कैसा लिखे हैं, लेकिन सबको मार्किंग दिया गया है। ठीक है, तो ये जो विवाद था ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें राज्यपाल का थोड़ा इंट्रो दिया था, उनका आर्टिकल का वर्णन किया था। इसके बाद बताया था कि उनका मेन काम क्या है। इसके बाद मैंने जो ये कुछ घटनाक्रम बताया था जिस कारण से इनका जो पद है राज्यपाल का वो थोड़ा विवाद में आ गया था। तो कुछ एग्जाम्पल से मैंने बताया था इसको, जैसे कि गोवा और कर्नाटक मणिपुर में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में जो कुछ विवाद आए थे उसको मैंने बताया था। जम्मू कश्मीर में बताया था। फिर पूर्व में बिहार में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, उसको लेकर मैंने बताया था कि क्यों ये विवाद खड़ा हुआ है और क्यों इस तरह का मतलब सवाल खड़े किए जाते हैं। इसके बाद मैंने बताया था कि उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल का पद मात्र एक रबड़ स्टम्प की संज्ञा दी जाती है। उन्हें केवल केंद्र या सत्तारूढ़ दल की कठपुतली होने का आरोप लगाया जाता है। और क्यों लगाया जाता है इसका कारण मैंने बताया था। ठीक है, कार्यकाल निश्चित नहीं है, मतलब जो जो सीमाएँ हैं राज्यपाल की वो सारा इसमें लिखना था, वो सारा मैंने बताया था। ठीक है, इसके बाद अब इतना सारा बताने के बाद एक पक्ष को तो लिखा नहीं जा सकता है कि केवल कठपुतली हैं या फिर उनके पास कोई पावर नहीं है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, उनके पास जो अपनी पावर है तो सारे पावर को बताना था। तो मैंने ये बताया कि ऐसा नहीं है कि उनका सिर्फ एक रबर स्टम्प की तरह है, वो उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। और मैंने सारे शक्तियों को अलग अलग किया था। विधायक शक्ति को मैंने अच्छे से यहाँ पर डिफाइन किया था, कार्यकारी शक्ति को बताया था, विधायक शक्ति को, न्यायिक शक्ति को। अब पूरा डिटेल में लिखना पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में एक डायग्राम बना के बता दिया था वहाँ पे। इसके बाद उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में मैंने ये बताया कि किस तरह से ये जो भी घटनाएं घटी हैं और जो भी उनका पावर है दोनों कैसे एक दूसरे से बैलेंस चेक एंड बैलेंस करते हैं। इसके बाद पूछा था बिहार के संदर्भ में, यहाँ लाइन लिखा हुआ है, आलोचनात्मक प्रश्न कीजिए कि विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में क्या वो कठपुतली है। तो मुझे
मैंने जो मुझे पॉइंट याद आया बिहार संदर्भ में मैंने वो डाला वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि जिस समय राज्यपाल बूटा सिंह थे उस समय भी विवाद आया था। फिर हाल के समय भी जो इलेक्शन हुआ था बिहार का, उसमें भी काफ़ी ये विवाद का विषय बना हुआ था। तो ये सब सारा मैंने यहाँ डाला हुआ था। और इसके बाद मैंने कुछ सुझाव दिया था कि कौन कौन से सुझाव हैं जिस कारण से जो राज्यपाल का जो पद है उसको एक स्टेबल पद बनाया जा सकता है, ताकि उस पद का कम से कम मिसयूज हो पाए। तो मैंने बताया था कि सरकारी आयोग का सारा इसमें रिपोर्ट डाला था कि राज्यपाल को किसी खास पार्टी से नहीं होना चाहिए, इनका कार्यकाल सुनिश्चित होना चाहिए, हटाने की और नियुक्ति की एक नियमावली होनी चाहिए। तो सारा मैंने यहाँ डाला था और एक कंक्लूजन दे दिया था, ठीक है। कि निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में राज्यपाल का पद महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा इनकी स्थिति और मजबूत एवं पारदर्शी बनाए जाने की आवश्यकता है। तो इससे मुझे टोटल 19 नंबर मिले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो आप इसको पूरा देख लीजिएगा, जूम करके देखना होगा तो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा था वो था कि भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन कौन से संवैधानिक उपबंध किए गए हैं? तो ये मैंने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। इसको सबसे पहले तो मैंने इसमें बताया था कि भारत के संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद घोषित किया गया है वो संविधान में। इसके लिए बहुत सारे संविधान उपबंध किए गए। मैंने बेसिक थोड़ा सा इंट्रो दिया था, आपको भी देना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद जो टर्म दिया गया है इसमें, जैसे कि इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, तीनों टर्म को मैंने यहाँ पर डिफाइन करते हुए क्या क्या संविधान को बंद किए गए हैं वो मैंने सारा बताया था। जैसे कि समाजवाद को लेकर मैंने बताया था कि DPSC में कुछ बंद किए गए हैं, अनुच्छेद 330 से 31 मौलिक अधिकार। इसके बाद आपके अनुच्छेद 23-24 से लेकर 29 सारे मैंने समाजवाद को एक जो से रिलेटेड है वो मैंने बताया था यहाँ पे। इसके बाद जो सेकंड था, इसके सेकंड में मैंने यहाँ इसको पहले मैंने शॉर्ट में यहाँ दिखा दिया, फिर उसको मैंने यहाँ पर एलोबरेट कर दिया था, ठीक है। इसके बाद धर्मनिरपेक्षता को अलग से मैंने डिफाइन किया यहाँ पे। उसके बाद संविधान में कहाँ से कहाँ तक वर्णन किया गया, 25 से 28 किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 29-33 सारा मैंने बताया था धर्मनिरपेक्षता को लेके। फिर लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए क्या क्या किया गया है, तो पहले इसको डिफाइन करना था लोकतांत्रिक गणराज्य का तात्पर्य क्या होता है। इसके बाद संविधानों के बंद कहाँ कहाँ हैं, तो ये सारा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था कि इसमें राष्ट्रपति की भी नियुक्ति की बात यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर स्पेशली है गणराज्य के लिए, यहाँ पर राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। यही स्पेशल जो है जो भारत को गणराज्य बनाता है, ठीक है। कि यहाँ के राष्ट्रपति इलेक्टेड होते हैं, ना कि आपके वंशानुगत नहीं होते हैं। तो ये सारा बताते हुए एक कंक्लूजन दिया था यहाँ पर मैंने। इसमें मुझे 17 नंबर मिले हैं, ठीक है। तो आप इसको शुरू से अंत तक देखना होगा, पहुँच कर देख सकते हैं। इसके बाद जो मैंने थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था वो न्यायिक सक्रियता से था। मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन था कि भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन धारणा है, विवेचना कीजिए तथा न्यायिक सक्रियता के पक्ष में और विपक्ष में दिए गए मुख्य तर्कों को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर डिफाइन करना था न्यायिक सक्रियता को, जो मैंने किया था। इसके बाद कौन से आर्टिकल में न्यायिक सक्रियता का पावर मिलता है वो मैं बताया था, आर्टिकल 13 और 32। और भी आर्टिकल है, उस समय मुझे जितना याद आ रहा था मैंने उसको लिखा था। इसके बाद कुछ घटनाएं घटी थी उस समय न्यायिक सक्रियता को लेके, वो मैंने सारा बताया था। जैसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसके अलावा उस समय जो शराब बेचने का जो मामला आया था कि 500 मीटर दायरे में नहीं बेचना है, जो न्यायपालिका का आदेश था वो सब, वो कुछ एग्जाम्पल दिया था। जितना, हालांकि एग्जाम्पल बहुत सारे इसके हैं, लेकिन जितना एग्जाम में याद आया मैंने उतना डाला, ठीक है। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल डालेगा उतना नंबर मिलेगा आपको। इसके बाद मैंने दिखाया कि न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क, के क्वेश्चन नहीं है कि पक्ष और विपक्ष में तर्क बताया। तो सबसे पहले मैंने पक्ष में बताया था, जितने मुझे पॉइंट याद आ रहे थे। पक्ष में तर्क तो यही होगा कि सरकार की तानाशाही पर रोक लगाती है। इसके अलावा लोगों का न्यायपालिका में विश्वास से बढ़ोतरी होती है। शक्ति संतुलन का सिद्धांत और विधायी शक्ति पर अतिक्रमण पर रोक, यह एक नवीन अवधारणा है जिसके तहत लोक कल्याण के मुद्दों पर विशेष ध्यान देती है। तो ये सारा मैंने बताया था इसका पक्ष में। इसमें और कुछ पॉइंट ऐड किए जा सकते थे, लेकिन जितना मुझे याद है मैंने वहाँ डाला। फिर विपक्ष में तर्क मैंने बताया कि अनुच्छेद 50 में शक्ति के पृथक्करण की बात की गई है, लेकिन कभी कभी न्यायपालिका अपने एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर का यूज़ करती है और विधायी का मामलों में हस्तक्षेप करती है। कभी कभी सरकार जो जनहित में डिसीजन लेती है उसमें भी न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। तो ये सब कुछ मैंने उसके विपक्ष में तर्क बताया, ठीक है। इस सब के अलावा मैंने ये बताया कि मूल ढांचा में इसका बात की गई है, लेकिन मूल ढांचा भी अस्पष्ट है कि मूल ढांचा को लेकर न्यायपालिका के
पाले में ये गेंद रहता है, जब वो जब चाहती है तब उसका यूज कर लेती है, ठीक है। कभी इसका पॉजिटिव भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है, कभी नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ इसके सीमाएँ थी। तो उसको बताते हुए मैंने यहाँ पर एक उपाय बताया कि किस तरह से इसको बैलेंस किया जा सकता है। उपाय मैंने बताया था कि न्यायपालिका को आरटीआई के दायरे में लाया जाए, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हो, मूल ढांचे को स्पष्ट करना, ये सब कुछ मैंने उपाय बताया जो मुझे एट ए टाइम दिमाग में आया, मैंने बता दिया और एक कंक्लूजन दिया। इसमें मुझे 16 नंबर दिए हैं, आपके द्वारा 16 नंबर दिया गया इसे मुझे, यहाँ देख सकते हैं। तो ये मेरे पूरे पॉलिटी वाले सेक्शन थे। तीनों क्वेश्चन को मैंने बताया आपके सामने, मैंने क्या लिखा था और उसमें मुझे कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा, और आपको कुछ लग रहा होगा कि इसमें ऐड करने से और ज़्यादा नंबर मिलता है, तो आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा, या आप भी बता सकते हैं कि यहाँ पर ऐड करने पे ये आपको और नंबर मिलता। क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपको एट ए टाइम दिमाग काम करता है ना, वही आप वहाँ पर लिख पाते हैं। आप कितना भी तैयारी करके जाइए, एट ए टाइम 3 घंटे आप कितना आपका ब्रेन से माइंड काम करता है, उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर आपका आंसर में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं सेक्शन 3 में चलते हैं। सेक्शन 2 को मैंने अभी छोड़ा हुआ था, सेक्शन 3 से मैं आपके पास ऑप्शन होता है कि सेक्शन 1 को आप सारे क्वेश्चन के साथ सॉल्व कर लीजिए, फिर आप तो सेक्शन 2 का कीजिए, सेक्शन 3 कीजिए, जिसमें आपको ज़्यादा आ रहा है, आपको चॉइस है। तो सेक्शन 3 में मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल था, तो सोचा कि पहले सेक्शन 3 कर लेता हूँ। तो इससे मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आंसर दिखाऊँगा आपको। तो सबसे पहला जो मैंने सॉल्व किया था सेक्शन 3 में, तो मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें एक ऊर्जा वाला क्वेश्चन आया था, मैंने ऊर्जा वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसमें क्वेश्चन था कि, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन ये है कि विद्युत खपत की बढ़ती मांग एवं लगातार घटते पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कारण देश वर्तमान में विद्युत ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है। इस विकट ऊर्जा खपत मांग को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में विज्ञान प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त माध्यमों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है, और विद्युत ऊर्जा आपको पता है कभी भी 80% हम लोग पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से, कोयला से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अभी भी देखिएगा ब्लैकआउट का बहुत चर्चा हो रहा होगा कि कोयला ख़त्म हो गया तो बिजली नहीं रहेगी, तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी कोयला वो डिपेंड है हम लोग के। तो ये बता रहा है कोयला के आने वाले समय ख़त्म हो जाएगी, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में बताइए कि कैसे साइंस एंड टेक उसको हेल्प करेगा। तो ये क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन समझ जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ उसका मैंने उत्तर क्या लिखा था। सबसे पहले तो एक ब्रीफ मैंने इंट्रो दिया कि भारत एक विकासशील या विकास के क्रम में इसे ऊर्जा की पर्याप्त आवश्यकता वर्तमान में भविष्य में है, होने वाली है। लेकिन हम दूसरी ओर देखें तब पाते हैं कि आने वाले 50 सालों में हमारे ऊर्जा पारंपरिक स्रोतों समाप्त होने के कगार पर होंगे। एवं ऐसे में आवश्यकता है कि हमें ऊर्जा के अन्य स्रोतों पर विचार करना होगा। ये ब्रीफ दे दिया था। डेटा वगैरह होगा, डेटा बता सकता है, अगर नहीं डेटा है तो इसी को घुमा फिरा के लिख दीजिए इंट्रो में। तो इंट्रो लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। किसी भी आंसर का 3 पार्ट होता है, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। तो इंट्रो तो लिखना ही आपको है, इसका एक इम्पैक्ट जाता है, भले एग्जामिनर पढ़े या ना पढ़े, पर उसका इम्पैक्ट जाता है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि अभी भी हमारी जो पारंपरिक ऊर्जा है वो 67% ऊर्जा की जो डिमांड है उसको फुलफिल हम लोग 67% पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से ही करते हैं, यहाँ मैंने दिया था डेटा। इसके बाद मैंने बताया था कौन कौन से महत्वपूर्ण भूमिका है, कौन कौन से ऊर्जा का नए स्रोत है जहाँ से हम इसको पूरा कर सकते हैं, और उसमें साइंस एंड टेक की भूमिका क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा काफ़ी व्यापक ऊर्जा है, आप हाल ही में भी बहुत सारा भारत ने इस पर काम भी किया है, जैसे ISA वगैरह हो गया, तो सबका यहाँ पर मैंने चर्चा किया था। तो पहले ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत को मैंने एक जगह दिखा दिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, अवशिष्ट ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा। और इसके बाद सबको अलग अलग करके मैंने बताया था कि सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया है सौर ऊर्जा के लिए। तो ISA का गठन किया गया था भारत सरकार के इनिशिएट पे ही, फ्रांस के द्वारा। फ्रांस और भारत दोनों मिलकर किए थे। इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। इसके अलावा कर्नाटक में शक्ति स्थल है जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ये कुछ आपको एग्जांपल देना होगा, जितना आपको याद आ रहा है उतना कीजिए। 2022 तक 100 गीगावाट टारगेट रखा गया है सौर ऊर्जा का। इसको आप बढ़ा भी दिया गया, उस समय तक था तो मैंने उसे लिखा था। फिर पवन ऊर्जा के बारे में मैंने बताया यहाँ पे कि क्या क्या सरकार प्रयास की है। फिर जल ऊर्जा, जैव ऊर्जा, इन सारे जितने भी इसका डायमेंशन है सबको मैंने कवर करने का प्रयास किया था। ये सारे हमारे पास विकल्प अवेलेबल है। और ये निश्चित रूप से ये जो भी नवकरणीय ऊर्जा है, बिना साइंस एंड टेक के सहायता से हम लोग इसका यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो साइंस एंड टेक का तो यूज यहाँ पर ज़रूर होना ही होना है, ठीक है। इसके बाद कुछ मैं नवाचारी उपाय बताया था, जैसे कि हम लोग को तो ऊर्जा के लिए तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर डिपेंड तो होना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ जो ऊर्जा जो खपत कर है उसको भी कम करना होगा।
तो इसके लिए कुछ बताया था, जैसे कि ऊर्जा बचत, तो लोगों को जागरूक करना, एलईडी बल्ब का प्रयोग, लाइट को जलते ना छोड़ना, ये सब कुछ जो मेरे दिमाग में उस समय आया थे, मैंने उसको लिखा यहाँ पे। और इसके बाद मैंने कंक्लूजन यहाँ पर दे दिया। ठीक है, कंक्लूजन मतलब पॉजिटिव दीजिएगा, ठीक है ना, जब भी दीजिएगा तो पॉजिटिव कंक्लूजन दीजिएगा, नेगेटिव मत दीजिएगा। तो ये मैंने दिया था, इससे मुझे 18 नंबर मिले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने पूरा देखा ये क्वेश्चन, आप लोगों को भी लगता होगा कुछ इसमें ऐड करना या कुछ कहाँ पर कमियाँ है बताइए आप, ठीक है ना, ताकि इससे मुझे भी हेल्प मिले और आपको भी हेल्प मिला आगे एग्ज़ाम में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहा हूँ। जनसंख्या में बहुमुखी वृद्धि एवं आयोजना के फलस्वरूप असंगत कचरा उत्पन्न हुआ है। विभिन्न प्रकार के कचरे की विवेचना कीजिए। इस समस्या को देश किस प्रकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से दूर कर सकता है, विस्तार से इसका वर्णन कीजिए। तो सबसे एक क्वेश्चन मोटा मोटी कहना चाह रहा है कि हम लोग अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा कचरा उत्पन्न कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी विकराल समस्या बन गई है। ठीक है, और ये कचरा को आपको बताना है कौन किस प्रकार का कचरा हम लोग को प्रभावित कर रहा है, और इसको दूर करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या अपनी भूमिका निभा सकता है। मोटा मोटी क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसका जब मैंने इंट्रो दिया था, इंट्रो तो मुझे याद आया था कि यहाँ पर दिल्ली में एक कचरा का पहाड़ है, तो मैंने शुरुआत वहीं से किया था। लेकिन हाल ही में कुछ साल पहले दिल्ली स्थित कचरे के पहाड़ के गिरने से व्यापक जानमाल की क्षति हुई। इसने राष्ट्रीय स्तर पर कचरा प्रबंधन की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। ठीक यही स्थिति अन्य जगह जैसे बिहार, पटना, कानपुर, जो भी था वहाँ पर सारे एग्जाम्पल, जो भी महानगर था उसका एग्जाम्पल मैं दे दिया। तो यहाँ से मैंने इंट्रो की शुरुआत किया था। आप भी इस तरह के लेटेस्ट जो भी दिखे इस तरह से इंट्रो की शुरुआत कर सकते हैं। फिर मैंने कचरा को 2 भाग में बांटा था, निम्नकरणीय कचरा और गैर निम्नकरणीय कचरा। निम्नकरणीय कचरा वो होता है जो अपने आप निम्नीकृत हो जाता है, उसका अपघटन संभव है, जैसे कि भोजन हो गए, मृत जीव जंतु। इसके अलावा जो शादी समारोह में जो खाना बच जाता है भोजन, उस सब का भी मतलब उसका भी अपघटन हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ सब ये चुनौती उतने नहीं है। सबसे चुनौती ये होता है गैर निम्नकरणीय कचरा, इसमें प्लास्टिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, परमाणु कचरा, और जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, जो हम लोग जाते हैं मार्केट में सामान खरीदने के लिए, पॉलीथीन में सामान मिलता है ना, वो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। तो वो बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। पहले 2 भाग में बांटा मैंने, पूछा है कि कचरा के प्रकार की विवेचना कीजिए, तो मैंने 2 भाग में बांट दिया यहाँ पे। इसके बाद दोनों को मैंने डिफाइन किया है कि निम्नकरणीय कचरा क्या होता है और गैर निम्नकरणीय कचरा क्या होता है। डिफाइन करके इसको शॉर्ट में डिफाइन किया है। इसके प्रबंधन के मैंने उपाय बताया है, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड ही था कि आपको डिफाइन करना है, फिर उपाय बताना है कि कैसे आप प्रबंधन का उपाय कीजिएगा। तो मैंने दोनों को अलग अलग बांटा है। निम्नकरणीय कचरा के लिए क्या उपाय कर सकते हैं हम लोग, और गैर निम्नकरणीय के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबको मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। जैसे कि निम्नकरणीय के लिए बायोगैस बना सकते हैं हम लोग, चाहेंगे तो 2G 3G एथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में दिया था भटिंडा में किया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट में उसका यूज़ कर सकते हैं। कचरा अपशिष्ट से विद्युत बनाने का काम, जैसे कि भी बहुत जगह ऐसा इनिशिएट लिया भी गया है और विद्युत उत्पादन भी किया जा रहा है इससे। इसके अलावा डोर टू डोर कचरा का निपटान कर सकते हैं हम लोग, सूखे गीले कचरे को अलग। हालांकि ये प्रोसेस आ चुका है, जहाँ भी जाइएगा रेलवे स्टेशन के आसपास तो आपको दोनों डब्बा मिलेगा, सूखा और गीला कचरा दोनों के लिए। तो ये मैंने लिखा था यहाँ पे, और इसको बस ज़रूरत था अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की, तो मैंने सारा यहाँ पर लिखा हुआ था। इसके अलावा जो गैर निम्नीकरणीय के लिए क्या क्या उपाय करेंगे, तो इसको ये तो अपशिष्ट, ये तो इसका तो अपघटन होना नहीं है, तो हम लोग कम से कम इसका प्रयोग करें। तो इसका पुनः प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक को बैन कर सकते हैं, बिहार सरकार उसमें बैन भी की हुई थी। इसके अलावा झोला का उपयोग करेंगे हम लोग, अधिक से अधिक कम से कम इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ का प्रयोग करेंगे। तो ये सारा मैंने उपाय बताया था, क्या हम लोग व्यक्तिगत तौर पे क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सरकार तो कर ही रही है अपने स्तर पे। इसके अलावा सरकार द्वारा प्रयास किया गया है, मैंने बताया था ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल लाया गया है। तो और भी बहुत सारे सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं, लेकिन मुझे उतना ही उस समय याद आ रहा था, 1-2 याद आ रहा था, तो मैंने उसे लिखा था और एक कंक्लूजन दे दिया। इसमें मुझे 16 नंबर मिले हुए। तो आप इसको देख लीजिएगा, और आपको भी लगता है इसमें कुछ और इसको बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए था, तो आप ज़रूर बताएं। ठीक है, ताकि आपको भी हेल्प मिले इसमें आगे के एग्ज़ाम में। ये मैंने सेक्शन 3 का सारे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों को मैंने बता दिया यहाँ पे। सॉरी, सेक्शन 3 में 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन दिए, 2 क्वेश्चन करने थे, 2 क्वेश्चन मैंने किया। अब मैं सेक्शन 2 पे आता हूँ। सेक्शन 2 में आपको 3 क्वेश्चन करने थे, तो मैं पहले आपको बताता हूँ क्वेश्चन पढ़ के, उसके बाद में उसका सोल्यूशन बताऊँगा। तो जो मैंने पहला क्वेश्चन किया था सेक्शन 2 में, वो था कि भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया था कि वर्तमान में एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 2/3 फल एवं सब्जियाँ उचित प्रबंधन के रख-रखाव में बर्बाद हो जाती है। ये जो मैंने एग्जाम्पल्स बताया था, हालाँकि इसमें मुझे बताना चाहिए था किसके अकॉर्डिंग, ये लिखना बहुत ज़रूरी था यहाँ पे कि कौन सा ये रिपोर्ट बताया कि कितना फल और सब्जी बर्बाद हो जाता है, इससे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद मैंने बताया था कि भारत की आबादी 1.31 करोड़ है और 227 तक चीन की आबादी पर ये मुझे घेरा है यहाँ पे 3.13 करोड़ 3.31 करोड़। फ्रेंड्स, ये बात तो सही है कि वर्तमान में भारत की जो आबादी है 1.4 करोड़ 1.140 करोड़ के बाद आसपास है, ठीक है ना। लेकिन उस समय ये जो आबादी 2011 के अकॉर्डिंग मुझे लेना था, तो ये थोड़ा सा गलती यहाँ से हुआ मुझे, ठीक है ना। हालांकि मैंने यहाँ पर 131 में लिखा था, 1.1331 करोड़ लिखा है यहाँ पर, तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक हुआ यहाँ पे और एग्जामिनर इसको नोटिस किया यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे एक चीज़ क्लियर हो गया कि एग्जामिनर आपका कॉपी को पढ़ता है, लाइन बाई लाइन पढ़ता है, तभी तो इसको घेरा है ये। और चुनौती को मैंने गलत लिखा था, यहाँ पर दीर्घिकार होगा, तो वहाँ भी घेरा हुआ है। तो एक चीज़ क्लियर, ये आपको अगर ऐसा गलतफहमी हुई कि कॉपी अच्छा चेक नहीं होता है या फिर वो लोग पढ़ते नहीं हैं, तो आप देख लीजिए, पूरा पढ़ते हैं वो लोग, ठीक है, बारीक से पढ़ते हैं और उसमें नंबर भी काटते हैं गलत होता है तो ये देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद मैंने बताया था खाद्य सुरक्षा होता क्या है, खाद्य सुरक्षा को डिफाइंड किया। इसके बाद भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, इसको मैंने बताया था। ये पूछा ही था कि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता का आलोचनात्मक प्रश्न कीजिए, तो मैंने बताया था क्यों आवश्यकता है। वही से बताया था कि जनसंख्या बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन के कारण फसल का परिमाण बढ़ रहा है, ये सारा मैंने बताया था यहाँ पे, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर मैंने बताया था कि सरकार इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है खाद्य सुरक्षा के लिए। तो जितने भी आपकी योजना याद है उतना डाल दीजिए, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। जैसे कि FCI की स्थापना की गई थी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया, मनरेगा लाया गया, MSP लाया गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, PM किसान योजना है, सहकारी कृषि है। तो ये सारे आप डाल दीजिएगा, ठीक है ना। कोल्ड स्टोरेज है, कृषि सहायक है, फूड प्रोसेसिंग है, सारा इसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली या डायरेक्टली रूप से उसको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा खाद्य सुरक्षा को। तो सारा मैंने प्रयास डाला था। नवाचारी उपाय मैंने बताया यहाँ पे कि लोगों को खाद्य आदत बदलनी होगी, जैसे शाकाहारी से मांसाहारी, तो जो कंफर्टेबल है वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। खाद्य का अन्य विकल्प हमें देखना होगा, ठीक है, जैसे सी फूड वगैरह हो गया ये सब। तो ये सारा मैंने यहाँ पर डाला था कुछ नवाचारी उपाय। अब आप लोग भी नवाचारी उपाय जरूर डालें जहाँ तक पॉसिबल हो सके। ज़्यादा मतलब नहीं भी डालते, 2-3 पॉइंट का हम डाल दें ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई कुछ तो डाला हुआ है यहाँ पे। इस तरह से डाल दें तो अच्छा इम्पैक्ट जाता है। इसके बाद मैंने कंक्लूजन लिखा था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे चुनौती को इन्होंने घेरा हुआ है, तो यहाँ पूरा बारीक से पढ़ रहे इसका अर्थ। इससे मुझे टोटल 15 नंबर मिले हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल डालने चाहिए थे, जैसे कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुझे बताना चाहिए था, या फिर कुछ वर्ल्ड इंडेक्स थोड़ा ग्लोबल में तुलना करना चाहिए था। तो ये सब अगर ऐड करता तो शायद इसमें 18-19 नंबर मिल जाते। तो खैर इसमें मुझे इतना ही नंबर मिले हुए हैं। तो आप लोग देखिएगा कि कहाँ पर कैसे लिखने पर और कैसे और बेहतर से किया जा सकता है ताकि अधिक से अधिक नंबर आ पाए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो मैंने दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था सेक्शन 2 में, मैं बता रहा हूँ पढ़ के आपको। एक क्वेश्चन था कि जब तक भारत में जनसंख्या वृद्धि अवरुद्ध नहीं की जाती तब तक आर्थिक विकास को उसके सही रूप में नहीं देखा जा सकता। इस कथन का परीक्षण कीजिए। ये मुख्य रूप से कहना चाह रहा है कि जनसंख्या को कंट्रोल करना होगा हमें, तभी जाकर हम लोग आर्थिक विकास को सही रूप में उसको मतलब हम लोग प्राप्त कर पाएंगे, ये कहना चाह रहा है। ये परीक्षण करने का रहा मतलब उसका दोनों पॉइंट लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखना है। तो सबसे पहले तो मैंने शुरुआत यहीं से किया था, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया मुझसे, ठीक है। तो ये 131 लिखना था, 1.31 हो गया यहाँ पे। फिर मैंने लिखा था कि 2027 तक ये चीन को पार कर जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये बताया था कि जनसंख्या का आर्थिक विकास पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब जनसंख्या का नेगेटिव में क्या क्या है अधिक आबादी के। तो सबसे पहले तो यही है कि संसाधन पर अधिक बोझ बढ़ता है और उचित दोहन नहीं हो पाता है। इसके अलावा भारत में जीवन बीमा कवरेज काफ़ी कम है, शहर में 24%, गाँव में 12%। सार्वजनिक सुविधा में प्रॉब्लम होती है, प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम हो जाती है। इसे इंडिया का प्रति व्यक्ति आय देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम इंडिया 145वें स्थान पे है, आपको पता है। GDP के ओवरऑल GDP में इंडिया 5वें स्थान पे है, देखिएगा तो 3 ट्रिलियन है अभी। हालांकि अभी 6ठे स्थान पे है, लेकिन 5वें स्थान पे चला जाएगा कुछ दिन में। और GDP के मामले में 47वें स्थान पे है। मतलब इसका मेन कारण क्या है, आबादी है। अगर GDP को पूरे आबादी में डिवाइड किया जाए तो हम लोग काफ़ी पीछे चले जाते हैं। तो ये सब कुछ मैंने बताया था नेगेटिव जो इसका इम्पैक्ट है, क्योंकि पूछा ही है कि परीक्षण करना है तो दोनों आपको लिखने पड़ेंगे। ये मैंने बताया यहाँ पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद मैंने बताया कि इसको सुधारने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसके अलावा मैंने कुछ और पॉइंट बताया था, जैसे कि केवल जनसंख्या ही नहीं इसका कारण है,
हम लोग का आर्थिक विकास अवरुद्ध होने का बहुत सारे कारण हैं, जैसे शिक्षा का स्तर, रूढ़िगत परंपरा, ये सब बताया। क्योंकि सीधा आप जनसंख्या को दोष नहीं दे सकते ना, इसमें और कुछ पॉइंट आते हैं। आबादी तो चीन की भी ज़्यादा है, पर उसने काफ़ी ग्रोथ किया। तो इस तरह से हम लोग को बताना होगा कि हम लोग की जो आबादी है उसको हम लोग को अच्छे से स्किल करना होगा, तभी जाके हम लोग उसका अच्छे से लाभ उठा पाएंगे। तो कुछ आपको अदर थोड़ा सा डाइवर्ट होकर बाद लिखना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो मैंने लिखा था यहाँ पे। इसके बाद मैंने कुछ यहाँ पर ये भी बताया था कि अभी वर्तमान में भारत की जो डेमोग्राफी हो किस स्तर की है वर्ल्ड से तुलना करके, और सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, मैंने इसको भी यहाँ पर बताया था। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर चला गया। सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, तो ये मैंने लिखा था कि जो फर्टिलिटी रेट है ये 2.1 टारगेट रखा गया है। अभी इंडिया का 2.3 के आसपास चल रहा है। इसके अलावा परिवार नियोजन कार्यक्रम भी लागू किया गया। जो भी इनिशिएट लिए गए वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और वर्तमान में जनसंख्या है तो क्या क्या चला उपाय चले वो सारा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसका निष्कर्ष मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसके आंसर को लिखा हुआ है। इसमें मुझे 16 नंबर मिले हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। इसके बाद जो मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ, वो है कि भारतीय आर्थिक नियोजन के मुख्य उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन पंचवर्षीय, कुल मिला के इंडायरेक्टली देखें तो ये क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से पूछा हुआ है। आर्थिक नियोजन जो आज़ादी के बाद से शुरू किया गया था पंचवर्षीय योजना के रूप में, वो आपको पूरा वहाँ से लेके वर्तमान नीति आयोग तक आपको लिखना था यहाँ पे। तो इसके लिए पूरा डेटा याद रहना जरूरी था। सारे पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या था, उसके लिए क्या किए गए थे। तो जेन्युइन मुझे उस समय उतना याद था नहीं, सारे पंचवर्षीय योजना मुझे याद नहीं थे कि उसमें क्या टारगेट रखा गया था और क्या उसका लक्ष्य था और कितना % ग्रोथ किया था। तो इसीलिए मैंने इसको लास्ट पर अटेम्प्ट किया था, ठीक है। और इसमें मैंने पूरी तरह जनरलाइज बात लिखी थी जो जो मुझे याद आ रहे थे। तो इसीलिए इसमें मुझे नंबर मिले हैं लगभग 17 नंबर। तो एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना तो कॉमन बातें लिख सकते हैं आप, बस उससे सब्जेक्ट से जुड़ा होना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। तो मैंने इसको इंट्रो किया था कि भारत में आर्थिक नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत आज़ादी के बाद शुरू हुई विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना रूस जो कि तत्कालीन, इतना तो बेसिक पता ही होगा आपको, ये मैंने यहाँ से लिखा था। इसके बाद मैंने थोड़ा बहुत कॉमन बातें लिखी थी। आज़ादी के तुरंत बाद भारत के समझ प्रमुख चुनौतियाँ थी, ठीक है, कि अर्थव्यवस्था को किसके आधार पर ले जाया जाए। तो भारत ने पंचवर्षीय योजना को इसके लिए मुख्य आधार बनाया अपना, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया कि पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि क्या थी। अब सारे को तो लिखना पॉसिबल था नहीं, एक एक उतना याद भी नहीं रहेगा डेटा उतना, तो मैंने कॉमन बात लिखा है, सारे को एक साथ लिख दिया। तो पहले पंचवर्षीय आपको भी पता था, पहली और दूसरी में कृषि पर जोड़ दिया गया था, जी मैंने लिखा हुआ है। उद्योग को जोड़ दिया गया था। फिर उसके बाद में इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण के परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरुआत की गई थी, उसमें भी की गई थी, आपके लगभग चौथी या पाँचवीं में साथ की गई थी। 5% योजना में गरीबी हटाओ नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। तो जो जो बेसिक पॉइंट था मैंने वहीं पर लिखा, मुझे एग्जैक्ट उसका डेटा याद नहीं था, ठीक है। सहकारी कृषि पर जोर दिया गया था। इसके बाद विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाएँ इसमें लागू की, जैसे कि डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये सब जो भी था आपका। इसके बाद 2010, इसके बाद मुझे इतना ही पॉइंट याद आ रहे थे। इसके बाद मैंने लिखा था कि 2000 से लेकर 2010 तक जो हम लोग जो ग्रोथ रेट था वो लगभग 10% के आसपास था। उसमें कहीं ना कहीं पंचवर्षीय योजनाओं का भी योगदान था, ठीक है। तो ये मैंने सारे सकारात्मक पॉइंट लिखे हुए, सारे कॉमन पॉइंट है, अभी देख सकते हैं इसमें, ठीक है। इतना तो आपको भी इतना याद होगा। इसके बाद कुछ नकारात्मक पॉइंट भी लिखने थे इसको, कि क्योंकि उसका मूल्यांकन करना था ना, तो थोड़ा बहुत आपको लिखने पड़ेंगे कमियाँ, क्योंकि अभी भी थोड़ा ना गरीबी खत्म हो गई है। अभी भी इंडिया में लगभग 33% के आसपास है गरीबी। तो मान चलिए कि कहीं ना कहीं तो फेलियर तो रहा है। तो कुछ इसके नकारात्मक पक्ष भी आपको लिखने थे। मैंने लिखा है कि आज़ादी 70 साल बाद भी व्यापक गरीबी स्तर, कृषि व्यवस्था में अभी बदहाल। तो कुछ कॉमन पॉइंट मैंने लिखा है इसको। इसके बाद मैंने वर्तमान नीति आयोग जो 15 लागू किया गया था उसका चर्चा किया है कि इसी परिप्रेक्ष्य में 2015 में नीति आयोग लागू किया गया, जो कि बॉटम टू टॉप अप्रोच को फॉलो करता है। जो योजना आयोग था जो वो टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करता था, और ये जो बॉटम टू अप्रोच को फॉलो करता है। तो ये मैंने यहाँ पर कंक्लूड कर दिया था इस चीज़ को लिखे। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मैं जनरलाइज बात लिखा हुआ है, फिर भी 17 नंबर मिले हैं। तो इसका अर्थ ये है कि आपको भी अगर नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत बेसिक भी आ रहा है, तो आप उसको बात बना के थोड़ा इधर घुमा फिरा के ले सकते हैं, नंबर मिल जाएंगे आपको उसमें। आपके खाली छोड़िएगा तो एवरेज से ही बार हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन आता है, खाली तो छोड़ना नहीं है। खाली छोड़ेगा तो 0 नंबर मिलेगा आपको उसमें, लेकिन कुछ ना कुछ लिखिएगा तो 10-12 में मिल जाएगा, जितना ही मिले प्लस में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके बताया कि मैंने क्या लिखा है और उसमें क्या ऐड करना था। अगर आपको भी अपने हिसाब से लगता है कि उसमें और कुछ ऐड किया जा सकता था तो ज़रूर बताएं कमेंट में, ठीक है, ताकि मैं भी अपने में सुधार कर पाऊँ और आपको जो कुछ चीज़ें सीखने को मिला आपको इससे बेनिफिट होगा आने वाले एग्ज़ाम में जो भी बच्चे देने वाले हैं 67th का, तो उससे काफ़ी बेनिफिट होगा।
तो इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया। और इसके बाद मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का भी डाल दूँगा, जो जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो मेरे देख सकते हैं कि उसमें कैसे मार्किंग हुई है। ज्योग्राफी में मुझे 169 मार्क्स मिले थे। ठीक है, तो मैं उसको भी डाल दूँगा थोड़ी देर में, आप देख सकते हैं उसको भी जाके। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।